जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। कल पूरे देश भर में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान हुआ और मतदान बहुत कम रहा। मतदान पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले 7% कम रहा। इस बार दूसरे चरण के मतदान के लिए 63% मतदान हुआ, जबकि 2019 में इन सीटों पर लगभग 70% मतदान हुआ था। इससे पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ था। तो यह मतदान किस तरह से कम हुआ, इसको हम समझते हैं। महाराष्ट्र में 60% मतदान हुआ, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 63% मतदान हुआ था। इस प्रकार महाराष्ट्र की इन सीटों पर 3% की गिरावट देखी गई। पश्चिमी बंगाल में 76% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में इन लोकसभा सीटों पर पश्चिमी बंगाल में 81% वोटिंग हुई थी। इस प्रकार पश्चिमी बंगाल में भी 5% की गिरावट देखी गई। केरल में 71% वोटिंग हुई, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में केरल में 78% वोटिंग हुई थी। इस प्रकार केरल में इन चुनावों में 7% की कमी देखी गई। बिहार, जहां से 40 लोकसभा सीट आती हैं, वहां पर इस बार के लोकसभा चुनाव में 58% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार इन सीटों पर 63% वोटिंग हुई थी। इस प्रकार बिहार में 5% की गिरावट देखी गई। उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सीटों के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर 58% वोटिंग हुई, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में 62% वोटिंग हुई थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी 4% की गिरावट देखी गई। दो महत्वपूर्ण राज्य जहाँ से लोकसभा की 120 सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर जानते हैं कि वोटिंग परसेंट कितना रहा। बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। बांका लोकसभा सीट पर 54% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में 59% मतदान हुआ था। इस प्रकार बांका लोकसभा सीट पर 5% कम मतदान हुआ। भागलपुर लोकसभा सीट पर 51% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में भागलपुर पर 57% मतदान हुआ था। इस प्रकार भागलपुर लोकसभा सीट पर 6% कम मतदान हुआ। पूर्णिया लोकसभा सीट, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर 61% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में पूर्णिया सीट पर 65% मतदान हुआ था। इस प्रकार पूर्णिया सीट पर भी 4% कम मतदान हुआ। कटिहार, बिहार की कटिहार लोकसभा सीट पर 61% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में कटिहार सीट पर 68% मतदान हुआ था। इस प्रकार कटिहार लोकसभा सीट पर 7% कम मतदान हुआ। किशनगंज लोकसभा सीट पर 62% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में यहाँ पर 66% मतदान हुआ था। इस प्रकार यहाँ पर भी 4% कम मतदान हुआ। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और 2 बार की सांसद हेमा मालिनी हैं, मथुरा सीट पर इस बार 53% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार यहाँ पर 61% मतदान हुआ था। इस प्रकार मथुरा सीट पर 8% कम मतदान हुआ। बुलंदशहर लोकसभा सीट, जो कि एक सुरक्षित लोकसभा सीट है, बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 56% वोटिंग हुई, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में यहाँ पर 63% मतदान हुआ था। इस प्रकार बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 7% कम मतदान हुआ। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 53% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनावों में यहाँ पर 61% मतदान हुआ था। इस प्रकार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 8% कम वोटिंग हुई। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 50% मतदान हुआ, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 56% वोटिंग हुई थी। इस प्रकार गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 6% कम मतदान हुआ। बागपत लोकसभा सीट,
बागपत लोकसभा सीट पर 56% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर 65% मतदान हुआ था। इस प्रकार बागपत लोकसभा सीट पर 9% कम मतदान हुआ। मेरठ लोकसभा सीट, जहां से बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी और भारतीय जनता पार्टी ने रामायण के राम अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया था, यहां पर 59% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर 64% मतदान हुआ था। इस प्रकार मेरठ लोकसभा सीट पर 5% कम मतदान हुआ। अमरोहा लोकसभा सीट पर 64% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर 71% मतदान हुआ था। इस प्रकार अमरोहा लोकसभा सीट पर 7% कम मतदान हुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, सिक्किम हो, महाराष्ट्र हो, वोटिंग परसेंट में कमी आई है। अब वोटिंग परसेंट में कमी किस लिए आई है, यह एक बड़ा सवाल है और सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसको लेकर आशंकित हैं। सत्ता पक्ष का 400 पार का नारा ढीला पड़ गया है और विपक्ष इसको अपनी बढ़त मान रहा है। अगर हम बात करें अपने आकलन की, तो हमारा आकलन यह है कि जब जब कम मतदान हुआ है तब तब क्षेत्रीय दलों को इसका लाभ मिला है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद जब बम्पर वोटिंग हुई, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, तो उस बम्पर वोटिंग का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से विधानसभा लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही है। लेकिन इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी कम मतदान को लेकर आशंकित है, वहीं विपक्ष भी इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा है और दोनों ही पक्ष विपक्ष इसको अपनी जीत बता रहे हैं जो कम मतदान हुआ है। इसका कारण एकमात्र यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता में निराशा है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक वर्ग था, जो पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जातियों में एक पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो गया था, उसके दिमाग से भारतीय जनता पार्टी का भूत उतरने लगा है। उसके लिए हिंदुत्व, राम मंदिर, राष्ट्रवाद जैसा कोई मुद्दा नहीं रह गया। उसके लिए अपने मुद्दे अहम हो गए हैं। वह बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। जब मैं बात करता हूं लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तो महंगाई और बेरोजगारी को कोसते हुए नजर आते हैं। खासकर वो लोग जो मजदूर वर्ग है और किसान वर्ग जो छुट्टा आवारा पशुओं से परेशान हैं। वो कहते हैं कि रात रात भर खेतों को रखाते हैं, लेकिन किसी भी समय आंख लग जाती हैं और गाय खेतों में घुसकर फसल को बर्बाद कर देती हैं। अब सारी रात तो जाग नहीं सकते। तो उन लोगों में भी निराशा है। वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट नहीं कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वोट करने नहीं आ रहे हैं। कल जब दूसरे चरण का मतदान था, तो मैं भी सुबह ही लगभग 7:30 बजे के करीब वोटिंग करने गया। तो जो हमारा बूथ संख्या 119 था, उस पर मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों की अधिक संख्या है। लेकिन उस समय 7:30 बजे वहाँ पर सिर्फ अनुसूचित जाति के ही वोटर थे। वहाँ पर सिर्फ अनुसूचित जाति के ही वोटर थे। उस समय तक मुस्लिम वोटर भी वहाँ नहीं पहुँचे थे, जबकि बगल का 118 बूथ, जहाँ पर सवर्ण मतदाता और लोध मतदाताओं की बहुलता है, उस बूथ पर एक भी मतदाता लगभग 15-20 मिनट में अपनी बारी के लिए खड़ा रहा। वहाँ पर वोट डालने नहीं आया था। वो जो बूथ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की संख्या अधिक है, लेकिन
जिस तरह से बूथ खाली पड़ा था, उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में निराशा है और वो वोट करना नहीं चाहते। कम मतदान के चलते भारतीय जनता पार्टी जो एक एक रैली में 17 बार 400 पार 400 पार का नारा लगवाती थी, अब उसका वो नारा कहीं दब गया है, कहीं दूर चला गया है और भारतीय जनता पार्टी अब 400 पार के नारे से तौबा करती हुई नजर आ रही है। अब उसको दिखने लग गया है कि 400 पार तो क्या, इस बार 200 पार भी मुश्किल है और विपक्ष में इसको लेकर उत्साह है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं यह दूसरा विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए है चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि अब से पहले 5 बार कम मतदान हुआ है और इस कम मतदान का नुकसान हमेशा सत्तारूढ़ दलों को उठाना पड़ा है। इन 5 बार के चुनावों में 4 बार सत्तारूढ़ दल सत्ता से बाहर हो गया है। तो यह कम मतदान जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है, वहीं विपक्ष के लिए यह खुशी का सबब है। विपक्ष इसको अपने पक्ष में मान सकता है जब तक 4 जून तक परिणाम ना आए। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की, जहां उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ, तो वहां पर गाजियाबाद लोकसभा सीट, जहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नंद किशोर पुंडीर हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मुख्य मुकाबले में है और बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों दलों में से कोई एक सीट जीत सकता है। गौतम बुद्ध नगर, जहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है। मेरठ लोकसभा सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति से आने वाली सुनीता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी इसलिए बनाया था ताकि वो बहुजन समाज पार्टी की अनुसूचित जाति की वोटों को काट सके और इस मामले में समाजवादी पार्टी काफ़ी हद तक सफल रही है और सुनीता वर्मा बहुजन समाज पार्टी के वोटरों में काफ़ी हद तक सेंध लगाने में सफल रही हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी मेरठ सीट को जीत सकती है। समाजवादी पार्टी का यही मानना था कि अगर हम नहीं जीतें तो बहुजन समाज पार्टी भी नहीं जीतनी चाहिए, बेशक भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, जैसा कि पूर्णिया में तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि आपको सिर्फ इंडिया और एनडीए में से ही एक को चुनना है। अगर आप इंडिया गठबंधन को नहीं चुनना चाहते तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए, लेकिन किसी और को वोट मत दीजिए। तो यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने एक सामान्य सीट पर, जो कि अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उतारा ताकि अनुसूचित जाति की वोटों को काटकर भारतीय जनता पार्टी को आसानी से जिताया जा सके। अब बात करें बुलंदशहर लोकसभा सीट की। बुलंदशहर लोकसभा सीट लोध बाहुल्य सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा जनाधार है और उम्मीद है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। बागपत लोकसभा सीट, बागपत लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है और कोई भी चुनाव जीत सकता है। अमरोहा सीट, जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और दानिश अली बहुजन समाज पार्टी के सांसद बने थे, जो इस बार बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ जा चुके हैं, तो दानिश अली इस बार चुनाव हार सकते हैं और यहाँ पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में ही है। उम्मीद है कि इस चरण की 3 से 4 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती हैं।